Welcome to VLAN Virtual Learning Network. Welcome to the 12th session of Microprocessor Part 1. And the topics covered are branch instructions, branch instruction covering conditional branching, branch instruction jump, branch instruction conditional jump, branch instruction conditional flag. These are the topics that we will cover. First of all, what is branch instruction? A branch instruction transfer control from the normal sequence of instruction by putting the address of the instruction to be branched into the program counter. अगर हम ब्रांच इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो ब्रांच इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि हम किसी कंट्रोल को एक नॉर्मल फ्लो से हटकर किसी दूसरे स्टेटमेंट पर जंप करा रहे हैं. प्रोग्राम काउंटर में हम उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होल्ड करके रखते हैं जिस पर हमें जंप करना है. तो मींस अगर हमारा प्रोग्राम नॉर्मल सीक्वेंसली रन हो रहा है और हमने जंप स्टेटमेंट उसमें इंसर्ट कर रखी है, तो जैसे ही हमारे प्रोग्राम को जंप स्टेटमेंट मिलती है तो वो एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट पर जंप कर जाता है. दिस इज नोन एज ब्रांच स्टेटमेंट्स. There are various instructions that can modify the value of the PC program counter, especially conditional branching instruction, direct jumps and calls and returns from subroutines. प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को काफी सारी चीजें अफेक्ट कर सकती हैं, जैसे कि कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन जो होती हैं वो प्रोग्राम काउंटर को मॉडिफाई कर सकती हैं, डायरेक्ट जंप्स होती हैं और जो कॉल्स होती हैं वो भी प्रोग्राम काउंटर को मॉडिफाई कर सकती हैं. साथ में अगर किसी सबरूटीन से कोई वैल्यू रिटर्न हो रही है उससे भी प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू चेंज हो सकती है. ब्रांच इंस्ट्रक्शन कंडीशनल ब्रांचिंग. ऑल कंडीशनल ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन हैव द फॉलोइंग 2 बाइट मशीन कोड फॉर्मेट. अगर हम जनरल कंडीशनल ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन के कोड फॉर्मेट की बात करते हैं तो वो 2 बाइट्स का होता है, लाइक दिस ऑप कोड D8. जितनी भी मशीन्स होती हैं सब ये 2 बाइट का मैकेनिज्म फॉलो करती हैं कंडीशनल ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन के लिए. वेयर D8 इज एन 8 बाइट साइंड मींस 2's कंप्लीमेंट. जहां पर D8 एक 8 बिट साइंड होता है. डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इन द सीक्वेंस, जो कि डिस्प्लेसमेंट होता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के रिस्पेक्ट में. द इफेक्टिव ब्रांच एड्रेस इज डिटरमाइंड बाय साइन एक्सटेंडिंग D8 एंड एडिंग इट टू द कंटेंट्स ऑफ IP आफ्टर IP हैज बीन डिक्रीमेंट टू पॉइंट टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन. किसी इफेक्टिव ब्रांच का एड्रेस डिटरमाइन करने के लिए हम साइन बिट को एक्सटेंड कर सकते हैं D8 तक और उसमें ऐड कर सकते हैं IP के कंटेंट, जिसको हम IP को इंक्रीमेंट करते हैं. उसके बाद पहले हम D8 को ऐड करते हैं IP के कंटेंट में और उसके बाद IP के कंटेंट्स को इंक्रीमेंट कर देते हैं टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन. Negative D8 means a backward branching and positive D8 means a forward branching. अगर नेगेटिव हमें D8 में नेगेटिव वैल्यू मिलती है तो उसका मतलब है कि वो बैकवर्ड ब्रांचिंग है, और सिमिलर वे अगर हमें D8 में पॉजिटिव वैल्यू मिलती है तो इसका मतलब है कि वो फॉरवर्ड ब्रांचिंग है. The limitation of D8 to 8 bits restrict the distance between the address of the next instruction and the branch address to the range of -128 to +127 bytes. अगर हम D8 की लिमिटेशंस की बात करते हैं तो ये सिर्फ 8 बिट्स पर वर्क करते हैं और इससे रिस्ट्रिक्ट होते हैं नेक्स्ट
नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो हमें कैलकुलेट करना है उसके डिस्टेंस तक, और इसकी रेंज होती है -128 टू 127, पॉजिटिव 127 बाइट्स। नाउ ब्रांच इंस्ट्रक्शन जंप कंडीशनल need to look at the ST status register to evaluate the state of particular flag। कंडीशनल जंप की अगर हम बात करते हैं तो वो पर्टिकुलरली ST रजिस्टर पर डिपेंड करता है किसी पर्टिकुलर स्टेट को एवेल्यूट करने के लिए। द इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाई विच फ्लैग टू लुक एट, और इंस्ट्रक्शन के थ्रू हम ये स्पेसिफाई करते हैं कि हमें किस फ्लैग को चेक करना है। This determines whether to fetch the next instruction from the jump destination or from the next sequential memory location। और इससे हमें ये डिटरमाइन करने में हेल्प मिलती है कि हमें जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन यूज करना है उसको फैच करना है फ्रॉम द डेस्टिनेशन या फिर कोई सीक्वेंसली मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करना है। मीन्स या तो हमें सीक्वेंसली कंटिन्यू करना है या जंप करना है, इसको डिटरमाइन करने में इस इंस्ट्रक्शन से हमें हेल्प मिलती है। नाउ अनकंडीशनल ऑलवेज जंप टू द स्पेसिफाइड जंप डेस्टिनेशन। अनकंडीशनल हमेशा जंप करता है एक स्पेसिफाइड जंप डेस्टिनेशन पर। मीन्स हम एक लेबल के थ्रू डेस्टिनेशन को स्पेसिफाई कर देते हैं और जहां वो अनकंडीशनल के थ्रू हमारा प्रोग्राम का फ्लो वहां पर जंप कर जाता है। नाउ ब्रांच इंस्ट्रक्शन कंडीशनल जंप। The conditional jump instructions allow you to make decision before the jump। Conditional jump instruction हमें हेल्प करते हैं कि हम ये डिसाइड कर सकें कि हमें कहां जंप करना है बिफोर वी विल जंप टू अ पर्टिकुलर लोकेशन। The conditional jump instructions are the basic tool for creating loops and other conditional executable statements like the if-then स्टेटमेंट। कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन हमें हेल्प करता है लूप्स क्रिएट करने में। मीन जो बेसिक टूल्स होते हैं उनको क्रिएट करने में, जैसे कि लूप्स, और साथ में कुछ ऐसे कंडीशनल इंस्ट्रक्शन को क्रिएट करने में हेल्प करता है जैसे कि इफ देन एल्स स्टेटमेंट्स। द कंडीशनल जंप्स टेस्ट वन और मोर बिट्स इन द स्टेटस रजिस्टर टू सी if they match some particular pattern। कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो स्टेटस रजिस्टर को पर्टिकुलरली पीरियोडिकली चेक करते रहते हैं कि स्टेटस रजिस्टर कोई पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रहा है या नहीं। इफ द पैटर्न मैचेस कंट्रोल ट्रांसफर टू द टारगेट लोकेशन। अगर कोई पैटर्न मैच हो जाता है तो जो प्रोग्राम का कंट्रोल होता है वो एक पर्टिकुलर लोकेशन पर ट्रांसफर हो जाता है। इफ द मैच फेल्स द सीपीयू इग्नोर्स द कंडीशनल जंप एंड एग्जीक्यूशन कंटिन्यू विद द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। अगर मैच फेल हो जाता है तो सीपीयू इग्नोर कर देता है कंडीशनल जंप को और फर्दर कंटिन्यू करता रहता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। मींस अगर मैच नहीं मिलता है तो वो पर्टिकुलरली सीक्वेंसली हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता रहता है। Some instructions, for example, test the condition of the sign, carry, overflow and zero flags। कुछ इंस्ट्रक्शन इसमें यूज होती हैं जैसे कि कंडीशन चेक करना साइंस के लिए, कैरी चेक करना, ओवरफ्लो चेक करना या जीरो फ्लैग चेक करना। इनका यूज करते हैं हम जंप इंस्ट्रक्शंस में। मोस्ट ऑफ द टाइम अ कंडीशनल जंप विल प्रोबेबली बी एग्जीक्यूटेड आफ्टर द कंपैरिजन। अगर जनरली हम बात करें तो जो कंडीशनल जंप होती है वो एग्जीक्यूट होती है कंपेयर करने के बाद। मींस अगर हम दो रजिस्टर की वैल्यू कंपेयर करा रहे हैं या एक रजिस्टर या मेमोरी की वैल्यू कंपेयर करा रहे हैं तो उसके बाद कंडीशनल जंप यूज की जाती है। CMP allows to do this। इसके लिए हम CMP इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं। हमारे पास असेंबली में एक CMP इंस्ट्रक्शन होती है जिसके थ्रू हम किन्हीं भी दो रजिस्टर की वैल्यू को कंपेयर करा सकते हैं। और हम जनरल सिंटैक्स की बात करें तो CMP डेस्टिनेशन, सोर्स,
ये CMP का सिंटैक्स होता है. To compare the content of the two data fields before executing the conditional jump instruction, a compare instruction can be executed. और किन्हीं भी दो डेटा फील्ड्स की वैल्यू को कंपेयर कराने के लिए, मींस दो डेटा फील्ड्स में जो कंटेंट्स हैं उनकी वैल्यू को कंपेयर कराने के लिए हम CMP का यूज करते हैं, और जिसको हम कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन से पहले अप्लाई करते हैं. जो कंपेयर इंस्ट्रक्शन होता है वो कुछ इस तरह से एग्जीक्यूट होता है. CMP destination comma source, this is the syntax of CMP instruction. Destination and source set flags. After CMP some flags are set which take the forms like this: CMP register या memory, register or memory, and after that immediate. So like this we can use CMP instruction. The CMP instruction updates the status flag according to the result of the subtraction operation. CMP instruction स्टेटस फ्लैग को सेट करता है जैसा उसे रिजल्ट मिलता है उसके अकॉर्डिंग. मींस अगर हम कोई कंपेयर करा रहे हैं तो उससे जो रिजल्ट हमें गेट होता है उसको चेक करके CMP इंस्ट्रक्शन स्टेटस फ्लैग को सेट कर देता है. You can test the result of the comparison by checking the appropriate flag in the status register. और हम चेक कर सकते हैं कंपैरिजन के बाद हमें क्या रिजल्ट गेट हुआ है, जस्ट स्टेटस रजिस्टर को चेक करके. मींस रजिस्टर स्टेटस में कौन सा फ्लैग सेट हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि कंपेयर करने के बाद हमें क्या रिजल्ट गेट हुआ है. Now branch instruction conditional flag. First one is carry flag. After conditional jump we will get these flags. First one is addition. If the sum is greater than 16 bits, carry flag is set to 1. अगर हम कोई दो रजिस्टर्स के कंटेंट्स की वैल्यू को ऐड कर रहे हैं और हमें सम 16 बिट से अबव गेट होता है तो उस केस में कैरी फ्लैग सेट हो जाता है 1. In the similar way, in subtraction, if the bottom number is larger than the top number, this is a borrow flag and is set to 1. अगर bottom number larger होता है top number से, means जिस नंबर से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो नंबर स्मॉल होता है करंट नंबर से, तो बोरो फ्लैग सेट हो जाता है 1. Like this we are performing comparison CMP BX CX. If BX is greater than CX, then carry flag is 0 and 0 flag is 0. But if BX is less than CX, then carry flag is 1 and 0 flag is 0. If both are equal, then carry flag is 0 and 0 flag is 1. So like this CMP perform its operation. Now parity flag. If the lower 8 bits of the destination operand has an even number of ones, then parity flag is set to 1. अगर हम डेस्टिनेशन की बात करें उसके लोअर 8 बिट्स अगर 1 होती हैं, इवन नंबर ऑफ वंस होती हैं, तो पैरिटी फ्लैग 1 सेट हो जाता है. आफ्टर दैट वी विल हैव ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग. सिग्निफिकेंट ओनली व्हेन डूइंग बीसीडी एडिशन और सब्ट्रैक्शन. ऑक्सिलरी फ्लैग सिर्फ उस कंडीशन में सेट होता है जब हम बीसीडी एडिशन या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं. It represents a carry out when the least significant neighbors of 2 bytes are added, or a borrow when subtracting the least significant neighbor. Used by the instruction DA decimal adjust after addition and DAS decimal adjust after subtraction. इसका यूज हम DA and DAS इंस्ट्रक्शन के साथ करते हैं. DA means decimal adjust after addition and DAS means decimal adjust after subtraction.
Now we have zero flag is set to 1 if the result of the arithmetic operation is 0. अगर हम कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हैं और हमें रिजल्ट 0 गेट करते होता है तो उस केस में हम जीरो फ्लैग का यूज करते हैं, और इसका यूज हम सब एंड CMP, INC एंड DEC इंस्ट्रक्शन के साथ इजीली कर सकते हैं. Now we have sign flag. In 8086 uses 2's complement, sign and magnitude form for representing negative numbers. 8086 प्रोसेसर में 2's complement का यूज किया जाता है साइन और मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए, मींस नेगेटिव नंबर के साइन को और मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए. MSB रिप्रेजेंट साइन बिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट रिप्रेजेंट करती है साइन बिट को, एंड लोअर 15 बिट्स रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड्स, और जो लोअर 15 बिट्स होती हैं वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती हैं. इट्स सेट टू 1 इफ द नंबर इज नेगेटिव. अगर नंबर नेगेटिव होता है तो 1 सेट हो जाता है. इट कैन बी यूज टू इंडिकेट इफ अ नंबर हैज बीन डिक्रीमेंटेड बियॉन्ड 0. और अगर हम अल्टरनेटिव बात करें, इसको दूसरे वे में देखें, तो इसका मतलब है कि एक नंबर 0 से लेस हो गया है और हम कह सकते हैं 0 से डिक्रीमेंट हो गया है. उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम साइन फ्लैग का यूज करते हैं. Now we have overflow flag. It's set to 1 if the result of a signed operation is too large to fit in the number of bits available to represent it. अगर हम कोई साइंड ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हैं और उसका रिजल्ट इतना लार्ज है कि वो मेमोरी जितनी हमें अवेलेबल है उसमें फिट नहीं हो पा रहा है, मींस नंबर ऑफ बिट्स इज लेस एज कंपेयर टू द रिजल्ट वी विल गेट, उस केस में ओवरफ्लो फ्लैग सेट हो जाता है 1. इट इंडिकेट्स दैट द रिजल्ट हैज ओवरफ्लोड इनटू द साइन बिट, और ये रिप्रेजेंट करता है कि रिजल्ट ओवरफ्लो हो गया है साइन बिट्स में. दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 1. वी विल कवर द नेक्स्ट टॉपिक्स इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेशन. थैंक यू. हैप्पी लर्निंग, वी लर्निंग.